बिजली का बिल ज्यादा आने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बिजली का खर्चा कम करने को कहा। मेरी बीवी सर्दियों में खाना बनाने अपने मायके जाती और वहां से खाना भी बना कर लाती। मैं बहुत खुश था कि वो मेरी कितनी बचत कर रही है। एक दिन वो कपड़े धोने मायके गई तो मैं उसे अपनी एक शर्ट धोने के लिए देने गया और जब मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि मेरी बीवी तो। मेरा नाम राहील है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ इंसान को गुर्बत मारती है, कुछ इंसान को महंगाई मार देती है। मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरी जेब में सैलरी का लिफाफा था। मुझे कुछ सुकून हुआ था कि पूरे महीने की मेहनत का सिला आखिरकार हाथ में आ गया था। मैं सोच रहा था कि इस बार जरूर कुछ बचत कर पाऊंगा। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी किचन में काम कर रही थी। मैंने सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस ली और उससे कहा कि सानिया जरा बाहर आकर देखो तो इस बार खर्चे का हिसाब किताब कितना हो गया है। वो हाथ में हिसाब किताब की किताब लेकर जल्दी से आ गई जिसमें हर महीने के खर्च का हिसाब दर्ज होता था। हमने मिलकर खर्चों की लिस्ट बनानी शुरू की। किराया, राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, दवाइयों का खर्च और बाकी छोटे मोटे खर्चे। मुझे फिक्र होने लगी थी। मैंने सानिया से कहा कि मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे इस तरह परेशान देखकर उसने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर उसकी बात से मुझे तसल्ली नहीं मिली थी क्योंकि मैं जानता था कि हालात बहुत तंग हो चुके हैं। अचानक सानिया को कुछ याद आया और वो जल्दी से भागकर अंदर की तरफ गई। मैंने हैरानी से उसे भागते हुए देखा तो कुछ ही देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लाल रंग का कागज था। उसने वो कागज मेरे हाथ में रखा। वो देखकर मैं हैरान रह गया था। ये बिजली का बिल था और उसमें जितनी रकम थी उससे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से उससे पूछा, ये क्या है? बिल इतना ज्यादा क्यों आया है? क्या चला रही हो तुम? सानिया ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहने लगी कि आप जानते तो हो कि बच्चों को टीवी देखना कितना पसंद है। सारा दिन बच्चे घर में ही रहते हैं, बार बार मुझे टीवी खोलने की जिद करते हैं तो मजबूरन मुझे टीवी खोलना ही पड़ा है। और कपड़े धोने के लिए एक मशीन ले ली थी। आपको पता तो है कि सर्दियों के कपड़े कितने हैवी होते हैं, हाथ से नहीं धुलते। सानिया की बात सुनकर मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने कहा, तुम्हें बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, बल्कि उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगाना चाहिए। और मैंने तुमसे कहा था वॉशिंग मशीन सिर्फ महीने में 2 बार ही इस्तेमाल किया करो। तुम्हें पता है कि ये बिजली का बिल कितना ज्यादा है? मेरी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा आया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ? सानिया कहने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चे जिद करते हैं और सर्दियों में मैं अगर हाथ से कपड़े धोने लगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा, तो क्या अब मैं इस बिल को जमा करने के लिए उधार पकड़ लूं? मैंने गुस्से से कहा, सानिया अब ज्यादा फालतू बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। खबरदार, जो अब तुमने बच्चों को टीवी खोल कर दिया या फिर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया, और मोटर भी सिर्फ दिन में एक ही बार चलनी चाहिए। सानिया की आंखों में नमी आ गई मगर वो भी चुप होकर सुन रही थी और कहने लगी, तो फिर बताइए ठंडे पानी से कैसे कपड़े धोऊं? सर्दी से पानी भी बहुत ठंडा आता है, ऊपर से हाथ से कपड़ों को धोना, मेरे जिस्म की तो जान ही निकल जाती है। और ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं, इतना चलाने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्से से कहा कि जब पूरे महीने की सैलरी बिल जमा करने में ही निकल जाएगी तो मैं आराम से कैसे बात करूं? सानिया, तुम्हें ये समझना होगा कि हम किस हाल में हैं। फजूल खर्ची करना बंद करो, वरना वरना क्या? सानिया ने पहली बार मेरी बात काट कर कहा था। आपको तो हमेशा बस अपनी ही परेशानी नजर आती है, मेरी तकलीफ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। ये घर भी तो मैं ही संभालती हूँ, बच्चों की देखभाल, खाने पीने का इंतजाम, हर चीज तो आप कहते हो कि मुझे घर का खर्च देखभाल कर करना चाहिए। मैंने कहा, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे को देखते हुए जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, इन कम पैसों में ही तुम्हें घर का गुजारा करना होगा। बिजली भी सोच समझ कर इस्तेमाल करनी होगी। अभी मुझे बच्चों की ट्यूशन और स्कूल की फीस भी जमा करनी है। आगे से कभी दोबारा ये बिल इतना महंगा नहीं आना चाहिए। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर डटे हुए थे। मैं जानता था कि हालात सख्त है, लेकिन सानिया की बात भी अपनी जगह ठीक थी। मगर उस सब गुस्से और परेशानी की वजह से मैंने सिर्फ एक बात दोहराई, घर का खर्चा कम करो। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी, ऐसी गरीबी जो खुददारी के साथ जीने की मजबूरी थी। मुझे याद है जब मैं सुबह सवेरे अपने वालिदैन के साथ बाजार जाया करता था, वो अपनी आमदनी के हद के साथ ही घर के लिए खरीदारी करने की कोशिश करते थे। मैं कभी कभी उनके चेहरे पर ऐसी बेबसी देखता था कि दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन वो हमेशा हमें यकीन दिलाया करते थे कि हालात बदल जाएंगे। मगर हालात कभी नहीं बदले। एक दिन स्कूल से आकर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आज खाने में क्या बनाया है? तो माँ ने मुस्कुराकर मेरे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा आज सिर्फ दाल है। घर में यही था, लेकिन मैंने उसे इतने मजे का बनाया है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने जिद करते हुए माँ से कहा, लेकिन माँ दाल के साथ चावल भी खाना चाहता हूँ। माँ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बेटा आज तो चावल नहीं बने हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए चावल भी बना दूंगी। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी और बार
बराबर अपना सर पर हाथ रख रही थी। मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा और उनसे पूछा कि माँ क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? माँ ने परेशान होकर कहा कि बेटा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा माँ आपने आज चावल बनाने का वादा किया था, चावल बनाए हैं या नहीं? माँ ने हंसकर जवाब दिया हाँ बेटा मैंने अपना वादा पूरा किया है, जाकर देख लो। अगले कुछ दिनों में माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। वो हमेशा काम करते करते रुक जाती थी और अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी। कुछ वक्त के बाद जब माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती गई तो वालिद ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। अम्मा ने मना भी किया कि सिर्फ मामूली सा ही सर दर्द है, लेकिन अब्बा ने सख्त लफ्जों में कहा कि हम सबको तुम्हारी जरूरत है, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, तुम्हारा इलाज होगा। वालिद की बात पर माँ खामोश हो गई थी और हम सबके साथ माँ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने माँ का अच्छी तरह से चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे और कहा था कि रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुछ दिन बाद जब माँ की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ को कैंसर है, लेकिन इनको फौरन इलाज की जरूरत है। वालिद के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी थी, वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है कि क्या इनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है? डॉक्टर ने आराम से कहा कि उम्मीद तो हमेशा होती है, लेकिन आपको जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना होगा। वालिद ने कहा कि हम हर तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से जैसे अब्बा टूट चुके थे। घर जाकर अब्बा ने माँ से बात की और माँ ने कहा कि अगर मेरी किस्मत में यही है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। अब्बा ने माँ से कहा कि इलाज तो करवाना होगा, लेकिन अम्मा कहने लगी कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये घर कैसे चलेगा? अब्बा ने जवाब दिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वालिदैन की बात पर खामोश रहे, मगर उनकी आंखों में एक गम छुपा था जो वो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। माँ का इलाज शुरू हो चुका था। अब्बा ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी थी। मैं हमेशा रातों को माँ के पास बैठकर कहता था कि माँ तुम ठीक हो जाओगी। माँ मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती कि हाँ बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द मुझे महसूस होता था। माँ का इलाज चलता रहा और हम सब उस उम्मीद पर रहे कि माँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी ना हुई। एक रात माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मैं कमरे के कोने में बैठा था जब मेरी बहन ने आकर कहा कि राहील अब हम क्या करेंगे? मेरी बहन की आवाज में एक अजीब सा डर था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा कि मैं हूं ना, अब्बा हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। अब्बा को देखते जो माँ के जाने के बाद अब खुद सबके लिए खाना पकाया करते थे और फिर काम करने के लिए चले जाते थे। जब हम स्कूल से वापस आते तो काफी देर तक भूखे पेट रहे और वालिद के घर आने का इंतजार किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि अब्बा काम से वापस ही नहीं आए। अब्बा के साथ एक भयानक हादसा हो गया था और हम लावारिस हो गई। उस दिन मैंने अपने बड़े भाई को देखा था जो रोते हुए कह रहा था कि अब हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। मेरी बहन की शादी हमारे रिश्तेदारों ने कम उम्र में ही करवा दी थी और अब घर में हम दो भाई बचे थे। मेरे बड़े भैया ने मुझसे वादा किया और कहा कि मैं नौकरी करने के लिए कराची जा रहा हूँ। मैंने सर झुकाकर कहा कि ठीक है भैया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। भैया के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था और दिन रात अब्बा के साथ हुए हादसे के बारे में सोचता रहता था कि अगर मैंने काम किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इसी डर की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर सकूं। मेरे अब्बा एक मजदूर थे और फैक्ट्री में काम करते वक्त ही उनके साथ ऐसा हुआ था। मैं सोचता था कि मैं अब्बा की तरह किसी मशीन के नीचे दबकर मर ना जाऊं। सानिया हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को देखते आ रहे थे, लेकिन कभी हम दोनों ने बात नहीं की थी। एक दिन बस मुझे चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़के उसके आगे और एक लड़का उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर खड़ा हुआ था और वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बुलंद आवाज में कहा था तो वो लड़के हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें क्या है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें हमारी मार खानी पड़ेगी। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद किया और कहा कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की को नहीं छोड़ा और यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। उन्होंने मेरी आवाज में गुस्सा महसूस किया और हिचकिचाते हुए कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं। सानिया ने डरते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि थैंक यू राहील, तुमने इन गुंडों से मुझे बचाया। मैंने कहा सानिया ये तो मेरा फर्ज था, तुम ठीक हो ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैंने सानिया के हाथ में उसका बैग दिया जो जमीन पर गिर गया था और कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो कहने लगी कि अब आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा सानिया ये जगह अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं रही, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगा। उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा और मेरी बाइक पर बैठकर मेरे साथ चल दी। सारे रास्ते वो खामोश बैठी रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार मुझ पर जा रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसके लफ्ज नहीं निकल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो उसने दरवाजे पर रुककर कहा कि राहील आप बहुत अच्छे हैं,
हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, सानिया को अगर कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा थैंक यू और अपने घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद मैं मोहल्ले की एक दुकान पर खड़ा था जब वहीं पर सानिया भी आ गई। उसने मुझे देखा और कहने लगी कि कैसे हो आप। मैंने कहा कि ठीक हूँ, आप कैसी हो? तो वह हंसते हुए कहने लगी कि जी मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद हमारी मुलाकात हमेशा ही होने लगी थी, कभी रास्ते में तो कभी दुकान पर, और हम दोनों एक दूसरे के बारे में भी जानकारी रखने लगे थे। एक दिन सानिया ने मुझसे कहा कि आपको पता है आप बहुत अलग हो। मैंने कहा अलग मतलब? सानिया कहने लगी कि जैसे कि आपके अंदर एक हमदर्दी है जो आजकल किसी में नजर नहीं आती। मैंने हंसते हुए कहा कि सानिया ये तुम्हारी नजरों का कमाल है। वो सीरियस होकर कहने लगी कि राहील मैं सच कह रही हूँ और शायद यही बात मुझे आपके करीब आने पर मजबूर कर देती है। इस मुलाकात के बाद मैंने महसूस किया कि सानिया ना सिर्फ मुझसे बात करना पसंद करती थी बल्कि मेरा ख्याल भी रखने लगी थी। एक दिन सानिया मेरे पास आई और कहने लगी कि राहील आपके भाई भी चले गए और बहन की भी शादी हो गई है। अब तो आप अकेले रह गए हैं। आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा? मैंने कहा सानिया मैं जब इस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है। बचपन के हादसों ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। सानिया ने कहा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप तो बहुत मजबूत इंसान हो। मैंने हैरान होकर कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ? वो कहने लगी कि हाँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है। सानिया की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि सानिया की बातें सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि वो मेरे लिए कुछ खास महसूस करती है और शायद यही बात मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे सकती थी। हम दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर सानिया ने कहा कि राहील मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक कामयाब इंसान बने ताकि मैं अपने घर वालों के सामने फख्र के साथ आपका हाथ थाम सकूं। मैं कुछ देर तो खामोश रहा और उसके बाद कहने लगा कि शायद तुम ठीक कह रही हो लेकिन मैं अब भी अपने अंदर वो भरोसा महसूस नहीं कर रहा। सानिया ने कहा कि राहील वक्त सब कुछ बदल देता है, आपको पहला कदम उठाना ही होगा। मैंने सर हिलाकर कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि सानिया का ये यकीन और उसकी मोहब्बत शायद मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है। इस सोच ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। सानिया ने अपनी फैमिली से बात की, उनको बताया कि वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। तो उसके वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस लड़के के पास ना तो अच्छी जॉब है और ना ही इसका अच्छा फ्यूचर है, यहाँ तक कि रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसने अपने घर वालों को भरोसा दिलाया कि राहील बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसने अपनी मोहब्बत पर यकीन करते हुए अपने वालिदैन को अपने दिल की बात बता दी थी। उसके वालिदैन ने कहा था कि वो लड़का तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगा, लेकिन सानिया का कहना था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहील से ही करूंगी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मकसद उसके साथ रहना और उनसे शादी करना ही है। वो मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगे। सानिया के वालिदैन ने सख्ती से कहा था कि अगर तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो कभी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, और अगर तुमने अपनी जिद पूरी करनी है तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हो। अगर कभी तुम्हें दुख मिले तो हमारे पास लौट कर मत आना। सानिया ने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं कभी आपको नाराज नहीं करूंगी। आप देखना मेरी जिंदगी राहील के साथ कामयाब होगी। सानिया से मेरी शादी हो गई थी। वो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई थी। शादी के बाद मैंने सानिया से कहा कि तुम्हारे आने से मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। वो तो मेरी ही खुशी में खुश हो जाया करती थी। उसका भी यही कहना था कि मेरी जिंदगी भी कामयाब होगी। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। मेरे साथ शादी करने के लिए उसने अपनी वालिदैन की नाराजगी भी मोल ले ली थी। उसने कहा कि आप मेरा ख्वाब थे और आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। सानिया के वालिद का रवैया देखकर मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे लिए उनके दिल में जगह बन गई है। उसकी माँ और बहनें भी मेरे साथ बहुत खुश थी। उन लोगों ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। वही लोग मेरी बीवी और मेरे बेटे की देखभाल करते थे। मैं भी अपने ससुराल जाने लगा था। इस तरह हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। मेरे बच्चे के आने की खुशी में सब ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी थी। ससुराल में मेरे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जो मेरे ससुर ने स्पेशल मेरे और आने वाले बच्चे के लिए रखा था। वक्त तो गुजरता गया और मेरे 2 बेटे हो गए थे। मेरी जिंदगी का मकसद अब मेरी बीवी और बच्चों को सारी सहूलियत देना थी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने मेरी कमर तोड़कर रख दी थी। जिस नौकरी से पहले मेरी बीवी और मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, अब उसी नौकरी की सैलरी से कुछ नहीं
हो पा रहा था। हमारे बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लगे थे। बच्चों के स्कूल की फीस, कभी बीमारी तो कभी कोई जरूरत सामने आ जाती थी। सानिया ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीने से इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वजह से बिजली का बिल हर बार ज्यादा से ज्यादा आने लगा था। इस बार तो हद ही हो गई थी। मुझे मिलने वाली सैलरी से ज्यादा तो बिजली का बिल आने लगा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी बीवी बहुत हिसाब से बिजली इस्तेमाल करती है, लेकिन सर्दी भी ज्यादा हो रही थी और बच्चों को स्कूल जाने के लिए साफ सुथरी यूनिफॉर्म की जरूरत होती थी। घर में राशन डलवाऊं, ये लाइट का बिल, इसी परेशानी में मैंने सानिया को भी डांट दिया था। मेरी बीवी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों से लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि मैं तो घर का खर्च बहुत संभाल कर उठाती हूँ, फजूल खर्ची भी नहीं करती, लेकिन बच्चों की जरूरतें कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। मैं खामोश हो गया था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और हालात पर भी। मैं वहीं बैठकर सोचने लगा था कि आखिर कब तक ये मुश्किलें आती रहेंगी। मजबूरन मैंने अपनी पूरी सैलरी बिजली के बिल में दे दी थी। सामान की लिस्ट भी मेरी जेब में पड़ी हुई थी। मैं थका हारा जब घर वापस आया तो मेरी बीवी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरी थकान को मिटाने के लिए काफी होती थी। उसने कहा कि आज आपको आने में इतनी देर हो गई है, आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी बात पर सानिया ने मुझे हैरान होकर देखा और कहने लगी कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा ठीक कहाँ से होगा, महंगाई और ये जिंदगी के काम जैसे बोझ बन गई हैं। उसने कहा खुलकर बताइए क्या बात है। मैंने उससे बताया कि आज बिजली का बिल जमा करवा दिया और मेरी सारी सैलरी इसी में चली गई। मेरी बीवी हैरान हो गई थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब पूरे महीने गुजारा कैसे होगा। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह उसने मुझसे हिम्मत जाहिर करते हुए कहा और तसल्ली दी कि राहिल ज्यादा परेशान ना हो, पिछले महीने का थोड़ा सा राशन अभी बचा हुआ है, ये दिन इसी तरह से निकल जाएंगे, फिर आगे हम उधार ले सकेंगे। सानिया ने मेरे हाथ थामते हुए कहा था मैं जानती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आपको कितना परेशान कर रही है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा है ना। मैंने कहा भरोसा तो बहुत है, लेकिन हालात तो हमारा साथ नहीं दे रहे। सानिया ने कहा कि आपको याद है जब हमने शादी की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने मिलकर सब कुछ बनाया। आज भी हम साथ हैं और आपको कोई भी परेशानी अकेली नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने अपनी बीवी की आंखों में देखा था जहाँ एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देगी। उसके बाद मेरी बीवी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और चाय पीने के बाद मैं सोफे पर लेट गया था और सोचने लगा था कि किस्मत ने मेरे साथ कितने खेल खेले थे। वालिदैन, भाई बहन सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब उन सब की भरपाई जैसे सानिया को देखकर हो जाती थी। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मेरी बीवी के पास हमेशा हर प्रॉब्लम का हल होता था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे बराबर में बातें करने के लिए बैठ गई थी। उसने फिर से मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन मेरी बीवी की बातों ने मुझे इतना सुकून दिया था कि मैं हर परेशानी को भूल गया था। सुबह के वक्त मेरी बीवी को ढेर सारे काम होते थे, बच्चों को तैयार करना, उनका लंच बनाकर उन्हें स्कूल भेजना और मेरे लिए नाश्ता बनाना और मेरा लंच तैयार करना, यहाँ तक कि घर की साफ सफाई भी। वो किसी रिपोर्ट की तरह काम करती थी। मैंने अपनी बीवी को समझाया था कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करे। ये कहकर मैं अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था जब मेरी बीवी ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहने लगी कि राहिल आज मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देना, मैं वहां पर थोड़े बहुत काम निपटा लूंगी। सोच रही हूँ कि बिजली के बिल के साथ साथ गैस का बिल भी बहुत आने लगा है। कल भिंडी खरीद ली थी तो वहीं से खाना बना कर ले आऊंगी और मुझे कपड़े भी धोने हैं। इस महीने वैसे भी बहुत संभल कर गुजारा करना है, तो अम्मी की वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूंगी और प्रेस भी वहीं पर कर लूंगी। मैंने चौंक कर कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है मायके जाने की। उसने कहा तो फिर ये सारे काम कैसे होंगे, कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा और सर्दियों के दिन है, धूप भी नहीं निकल रही। मशीन से तो कपड़े सूख भी जाते हैं, इसलिए कहती हूँ कि वहीं पर ये सारे काम कर लूंगी। और बिजली का बिल भी कितना ज्यादा आ रहा है, अगर मैंने बिजली ज्यादा इस्तेमाल की तो आपकी पूरी सैलरी फिर से इसी में आ जाएगी। मैंने थोड़ी बेचैनी से कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। सानिया ने कहा कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। मैंने धीरे से मुस्कान के साथ कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। बच्चों को मुझे अपने साथ स्कूल छोड़ना था। पहले मैंने सानिया को उसके घर छोड़ दिया था, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए लेकर निकल गया था। मैंने सानिया से कह दिया था कि वापसी में मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। जाते वक्त सारे रास्ते यही सोचता रहा कि जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। अभी महंगाई
कभी बिजली का बिल और कभी ज़रूरत की कमी, लेकिन मेरी बीवी का हौसला हमेशा मुझे हौसला देता था। वो हर परेशानी को अपनी मुस्कुराहट से हल्का कर देती थी। सारा दिन ऑफिस में काम करते हुए मेरे दिल में सानिया का ख्याल आया। ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं सानिया के मायके पहुंचा। वहां वो बच्चों के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि दिन कैसा गुजरा। मैंने कहा कि बहुत अच्छा गुजरा और तुम्हारी इस मुस्कान से तो मेरी थकान भी उतर गई है। मेरी बीवी ने जल्दी से गरम गरम खाना मेरे आगे रख दिया और कहने लगी, आज मैं घर से ही खाना बना कर लाई हूँ। आपको आते ही खाना चाहिए होता है ना, आपकी पसंद की भिंडी की सब्जी बनाई है। मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते थे। उस दिन के बाद से अब हर दिन सानिया अपने मायके जाकर घर का कोई ना कोई काम निपटा लिया करती थी और साथ ही खाना भी वहीं से बना कर लाया करती थी। रास्ते से सब्जी खरीद कर ले जाती थी और घर से कपड़े लेकर चली जाती थी, जिनको वो वहीं धोकर प्रेस कर लिया करती थी और नहाना धोना भी वहीं पर कर लिया करती थी। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, उसके मायके में गीजर लगा हुआ था। बच्चों को भी वो हीटर में बिठा दिया करती थी। ये सब उसकी रोज की रूटीन बन गई थी। मुझे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि इस महीने मैंने घर में राशन भी नहीं भरा था और इसी बहाने कुछ खर्च भी बच रहा था। मैं ऑफिस से वापसी पर सानिया को घर वापस लेकर ही आता था। एक दिन मैं सानिया को लेने के लिए जा रहा था तो दूर से ही मैंने उसके माँ के घर से किसी जवान लड़के को निकलते हुए देखा। उसकी शक्ल ठीक से तो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन मैं इतना जरूर समझ चुका था कि वो उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं था, क्योंकि सानिया के जितने भी रिश्तेदार थे वो यहाँ नहीं रहते थे और मैं सबको ही जानता था। मेरे दिल में खटका सा लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो तस्वीर बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी बीवी का मायके में होना और एक अजनबी नौजवान का वहां से निकलना, ये ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था। लेकिन मैं उस पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो औरत जिसने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही थी, उस पर शक करने का ख्याल ही मेरे दिल को परेशान कर रहा था। लेकिन शोहर होने के नाते ये ख्याल भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने नाश्ता करते हुए अपनी बीवी से कहा कि सानिया, आज तुम्हें जो भी काम करना है अपने घर में ही करो। आज तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। सानिया ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप तो मुझे वहां जाने के लिए कभी मना नहीं करते, तो फिर आज क्या हुआ? मैंने नजरें झुकाकर कहा कि कुछ नहीं सानिया, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा कि तुम बार बार अपने मायके जाया करो। मेरी बीवी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा कि राहिल, ये बार बार की बात नहीं है, सिर्फ इस महीने की बात है। जैसे ही घर के खर्चे में थोड़ी बेहतरी आएगी मैं यही सारे काम कर लिया करूंगी। मैंने थोड़े सख्त लफ्जों में कहा कि सानिया, मैंने कहा है ना कि आज तुम घर पर ही रहोगी। मुझे तुम्हारा बार बार तुम्हारी माँ के जाना अच्छा नहीं लगता। सानिया के चेहरे पर मैंने पहली बार नाराजगी का एक्सप्रेशन देखे थे। वो कहने लगी कि इस वजह से खर्चा भी बच रहा है और मैं कोई उसके लिए वहां नहीं जाती, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जा रही हूँ। बच्चे भी वहां थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं, माँ के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है और बहनें भी मेरे साथ एक दो काम करवा देती हैं। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने लफ्जों को नरम करने की कोशिश की और कहा, बात गुस्से की नहीं है, लेकिन लोगों की बातों का क्या पता लोग क्या सोचते हैं। सानिया ने मेरी बात काटते हुए कहा कि लोग सोचते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं आपकी और अपने बच्चों की जिंदगी आसान करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी यही कोशिश नागवार लग रही है तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सानिया, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। सानिया ने थोड़ा गुस्से से कहा कि आपका दिल नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं? मुझे जाना है क्योंकि मैं यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। आप हमेशा कहते हो कि वक्त बहुत कीमती होता है, जहाँ काम करने में कम वक्त लगे हमें उसी काम को हमेशा करना चाहिए। मैंने देखा कि मेरी बीवी आज अपनी बात पर अड़ी हुई थी और मैं उसकी जिद के आगे बेबस हो गया था। मैंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि राहिल, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? मैंने कुछ गलत किया है जो आप मेरे साथ इतनी सख्ती कर रहे हो? मैंने कहा, बात भरोसे की नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि किसी वजह से हमारे रिश्ते पर कोई बात ना आए। सानिया ने नम आंसू से कहा कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो और मैं कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपकी इज्जत खराब हो। उसके बाद वो बच्चों को तैयार करने लगी और मैं दिल पर पत्थर रखकर खामोश रहा। सानिया के मायके जाने तक के रास्ते में हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। मैंने दिल में सोचा कि ये खामोशी सानिया को भी महसूस हो रही होगी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मायके पहुंचकर वो कहने लगी कि राहिल, शाम को मुझे लेते हुए चले जाना। मैंने बिना कुछ कहे कहा ठीक है, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि वो अजनबी लड़का कौन था और सानिया ने आज पहली बार इतनी जिद क्यों की थी। ऑफिस पहुंचकर भी मैं सारा दिन उसी सब के बारे में सोचता रहा। काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। हर वक्त मैं यही सोचता रहा कि क्या मैं सानिया इस बारे में खुलकर बात कर सकता हूँ, क्या खामोश रहूं, लेकिन इस खामोशी ने मुझे
मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं उस दिन जल्द ऑफिस से निकल आया था। वक्त से पहले काम करना मेरी आदत में शामिल नहीं था, लेकिन आज दिल का हाल कुछ ऐसा था जैसे कोई चोर चोरी का इरादा कर रहा हो। अपनी बीवी पर मैं कभी शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो जवान लड़का जो पहले उनके घर से निकला था वो सवाल बनकर मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा कि आज हकीकत का सामना कर ही लेता हूँ और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी के मायके की गली में पहुंचा, मेरा दिल अजीब तरह से कांपने लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश, राहील के कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब तुम्हारे दिलो दिमाग का वहम है। लेकिन वो मेरी हिम्मत को खत्म करने के लिए काफी था। मैंने खुद को वहीं पर रोक लिया। ना मैं गेट पर जा सकता था और ना मुझ में किसी को देखने की हिम्मत थी। मैं दूर खड़ा उनके गेट को देखते जा रहा था और टाइम भी गुजर रहा था। हर गुजरा हुआ वक्त मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि आज सच्चाई पता ना की तो शक मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देगा। इस इंतजार में न जाने कितनी देर गुजर गई थी, लेकिन फिर वही नजर मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरे ससुराल के गेट से फिर से एक जवान लड़का निकला था और ये वही लड़का था जिसको मैं एक बार पहले देख चुका था। उसका अंदाज बहुत ही अजीब तरह का था, ऐसा अंदाज जैसे वो बार बार यहाँ आता हो और जानता हो कि इसे कोई नहीं देखेगा। मैं वहीं खड़ा रहा था, मेरे कदम जैसे बंद हो गए थे। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं वहीं से इसे आवाज दूं और इसे पकड़ कर पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे लफ्ज मेरी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि राहिल तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, तुम इससे बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा मुझसे कह रहा था कि नहीं सानिया तुम्हारी बीवी है, इस पर शक करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर ये सब तुम्हारी सोच का धोखा हुआ तो सानिया के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी और फिर तुम उससे क्या जवाब दोगे। मैंने वहीं से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन शक ने मेरे कदम जगड़ लिए थे। आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हर कदम के साथ एक सवाल मेरे दिमाग में उभर रहा था, क्या वो जवान लड़का मेरी बीवी का जानने वाला था। बीवी की बहनें भी इतनी भी जवान नहीं थी कि उनका किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा होता। अपनी बहनों में सबसे बड़ी मेरी बीवी ही थी। इससे छोटी 3 बहनें थी, 2 का तो रिश्ता हो गया था, जबकि तीसरी वाली अभी बहुत छोटी थी, मगर मेरी बीवी ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। अब वो बात छुपा रही थी, लेकिन सानिया जैसी औरत जो अपनी जिंदगी के हर फैसले में मेरा साथ देती रही हो, वो क्यों मुझसे कुछ छुपाएगी। मैंने अपने दिल को संभालने की कोशिश की कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं सवाल कैसे करूंगा, कहीं वो नाराज ना हो जाए, और अगर वो नाराज हुई तो हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। सानिया के साथ वहां से वापसी के रास्ते पर मेरी सोच वहीं की वहीं थी। मेरे दिमाग में जंग छिड़ रही थी और मैं किसी भी अंजाम पर पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि सानिया के सामने बात करने से पहले मैं इस बात का पता करूंगा कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है। जब हम घर पहुंचे तो हमेशा की तरह वो मेरे सामने मुस्कुरा कर आई थी और आज भी वो मेरे लिए अपने मायके से खाना बना कर लाई थी। बच्चों को तो उसकी बहन ही खाना खिला दिया करती थी। उसकी मोहब्बत भरी आवाज सुनकर मेरे दिल को सुकून आ जाता था, लेकिन आज मेरा मूड और ध्यान कहीं और ही था। वो मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी कि आप ठीक तो हो, कुछ परेशान लग रहे हो, ऑफिस में सब ठीक है ना। मैंने एक लम्हे के लिए खुद को संभाला और कहा कि हाँ सब ठीक है, बस आज काम ज्यादा था इसलिए थक गया हूँ। वो कहने लगी कि अब आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली और मेरे दिल में सवाल अभी भी पैदा हो रहे थे। वो खाना लेकर आ गई थी और मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर मासूमियत और मोहब्बत अभी भी थी जो हमेशा ही नजर आती थी। उसकी तरफ गौर से देख रहा था। मैं उसके चेहरे को देखकर ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा था क्या वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया था। ऑफिस में सुबह से ही काम बहुत ज्यादा था। मेरे दिमाग में सानिया के रवैये का ख्याल था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसके मायके जाने की जिद और वहां बार बार जाने को कहना मेरे दिल में एक बोझ सा पैदा कर रहा था। किसी उलझन में मैंने सोचा कि आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर सानिया से बात ही कर ही लूंगा, लेकिन बॉस के कैबिन में पहुंचते ही उनका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया था कि आज छुट्टी लेना कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने बॉस के पास आकर कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। बॉस ने सर उठाया भी नहीं और कहा ये कौन सी नई बात है, हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें कोई ना कोई परेशानी होती ही है। ऑफिस का काम तुमसे ठीक से नहीं होता, ऊपर से छुट्टी का कह रहे हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले ही बहुत खराब है और तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा आज सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दें। उन्होंने कहा क्या तुम्हें अंदाजा है
इस महीने तुमने कितनी छुट्टियां ली हैं। तुम्हारी टीम के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी काम पर बोझ डाल रही है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपने कैबिन में जाकर काम करो। इसके अल्फाज मुझे बहुत बुरे लगे थे, लेकिन मैं क्या कह सकता था। नौकरी का डर मेरे हाथ बांध चुका था। मैंने खामोशी से सर हिलाया और अपने कैबिन की तरफ वापस लौट आया था। एक तरफ सानिया के साथ और दूसरी तरफ ऑफिस की परेशानियां, सब कुछ जैसे एक साथ मुझ पर आ पहुंची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ऑफिस से निकलते निकलते आज मुझे काफी देर हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी अपनी बीवी के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मेरे दिल में एक ही ख्याल था, आज अपनी बीवी से हर हाल में बात करनी है और ये मामला खत्म करना है। सानिया को लेने पहुंचा तो वो गेट पे मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दूर से ही उसे खड़े देख लिया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा गुस्सा भर गया था। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें दरवाजे पर खड़े होने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगी कि आप लेट हो गए थे इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो, और फिर बच्चों को भी फिक्र हो रही थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया था। ये गली है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, किसी को क्या लगेगा कि तुम बाहर खड़ी हो? तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे? वो मेरी बात सुनकर खामोश रही और धीरे से कहने लगी कि राहिल, मैंने तो सिर्फ आपकी फिक्र में ऐसा किया था, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सख्ती से कहा कि कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप थके हुए हैं, लेकिन मेरी बात भी सुन लिया करो। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और वो कहने लगी कि इस महीने घर का राशन भी नहीं डलवाया था, अब कुछ भी नहीं बचा। ये पैसे मैंने अपनी माँ से उधार लिए हैं, कल घर वापस आओ तो ये सामान लेते आना। लेकिन दिल के अंदर एक तूफान सा उठा था। एक तरफ मेरी बीवी की मोहब्बत और सच्चाई पर यकीन था, तो दूसरी तरफ दिल में शक निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरा दिमाग कुछ हल्का सा हुआ था। आज काम भी पूरा हो गया था और बॉस की डांट का भी डर नहीं था। मैंने सोचा कि पहले बाजार से घर के लिए सामान लेकर चला जाता हूँ और सानिया को इस बात की खुशखबरी दूंगा कि आज घर का सारा राशन पूरा हो गया। घर का सामान लेते वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर जैसे ही मैं अपनी बीवी के मायके के करीब से गुजरा तो वहीं पर फिर से वो लड़का उनके घर से निकलता हुआ नजर आया। मेरे दिल में जैसे ही फिर से शक सा भर गया था। शक ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया था। मैंने दिल में सोचा क्या सच में मेरी सारी बातें वहम है या फिर कोई हकीकत उनके पीछे छुपी है। मैं घर पहुंचा तो ये देखकर मेरा गुस्सा हाई हो गया था। मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने हाथ में पड़ा हुआ सामान जमीन पर पटक दिया और अपने दिल की उलझन में उलझता हुआ सोफे पर बैठ गया था। मेरे दिमाग में उस लड़के का चेहरा और अपनी बीवी की जिद बार बार घूम रही थी। मेरे शक को हिम्मत मिल रही थी और मेरे अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में मेरी बीवी घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पर जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गिरे सामान पर पड़ी, उसने उसे समेटना शुरू कर दिया। अरे ये सामान किसने गिरा दिया? मैंने उसी से कहा कि ये मैंने गिराया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि एक मर्द पर क्या गुजरती है जब उसकी बीवी उसकी इजाजत के बिना उसकी पीठ पीछे बाहर निकले? वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने गुस्से से कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बताओ कि रोज रोज तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है? और वो जवान लड़का जो तुम्हारे घर से निकलता है वो कौन है? और तुम्हारे मायके में उसका क्या काम है? तुम्हारे मायके वालों से उसका क्या ताल्लुक है? मेरी बीवी मेरी बात सुनकर खामोशी से खड़ी रही थी, जैसे कोई जवाब देने के लिए उसके पास लफ्ज नहीं हो। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे सब्र की हद पार हो गई थी और मैंने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, सानिया, आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे इस रवैये ने मेरे दिल में ऐसे सवाल पैदा किए हैं जिनका जवाब दिए बिना ये मामला हल नहीं हो सकता। वो धीमी आवाज में कहने लगी कि राहिल, आपको शक हो रहा है मुझ पर? क्या आप समझते हो मैंने कभी कोई ऐसा कदम उठाया होगा आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने में? मैंने कहा, सानिया, मेरे दिल में सवाल है और इनका जवाब चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कुछ छुपा हुआ नहीं है तो सच सच बताओ कि कौन है वो लड़का और तुम रोज अपने मायके जाकर क्या करती हो? सानिया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि राहील, आप मेरे शौहर हैं, मेरे सब कुछ हैं। मैं कभी आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जो आप मुझसे सवाल करने हैं इसका जवाब देने का वक्त आ गया है। वो जवान लड़का जिसे आप मेरे मायके से निकलते हुए देखते हो वो एक बुटीक का मालिक है जो अपने बुटीक के कपड़े वहां देने आता है। उसके कपड़े मैं सीती हूँ। जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी बहनें मेरे बच्चों को संभाल लेती हैं और मेरे सारे काम भी कर देती हैं। जिस बुटीक से हम शादी से पहले अपने कपड़े सिलवाया करते थे, माँ ने उनको आपस में बात करते हुए सुना था कि उन्हें कपड़े सिलाई करवाने के लिए औरतों की जरूरत है, वो उनको पैसे दिया करेंगे। माँ ने इस बारे में जब मुझे बताया और मुझे सिलाई भी आती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मायके जाकर
जाकर सिलाई कर लिया करूंगी। वो लड़का कपड़े लेकर आ जाता था और दिन में 2-3 चक्कर लगा लिया करता था, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ समझाना होता था। और जो पैसे आपको मैंने कल दिए थे वो मेरी वही मेहनत की कमाई है। मैंने सोचा कि अगर मैं 1-2 महीने ये काम कर लूंगी तो शायद हमारे घर का बजट लेवल पर आ जाएगा और हम कुछ सेविंग्स भी कर लेंगे। इस तरह घर जाकर थोड़ा बहुत काम भी कर लूंगी और मेरी बहनें भी मेरा काम कर देती हैं। इससे हमारी लाइट का बिल भी कम आएगा। बस आपके बारे में सोचते हुए ही मैंने ये सब कुछ किया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी बीवी ने कहा कि आपके कंधों पर खर्चों का बोझ कम करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। मैं जानती थी कि अगर मैं आपसे इस बात का जिक्र करूंगी तो आप कभी भी मुझे ये काम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सिर्फ आपकी हालत को देखते हुए खामोशी जाहिर की। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान थम गया था। मेरी बीवी की बातों ने मेरे दिल में सुकून पैदा कर दिया था। मेरे दिल में शर्मिंदगी हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और कहा कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया और तुम्हारी फीलिंग्स को तकलीफ पहुंचाई। मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि राहील, आप मेरे शोहर हो और मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। आपकी फिक्र और मोहब्बत ही तो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आइंदा अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछ लिया करो। शक दिलों में दूरियां पैदा कर देता है। मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि आइंदा मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारी कुर्बानी को समझने की कोशिश करूंगा। उस दिन मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और जरूरी चीज है।